फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं किस लिए? हम लोग इकट्ठे हुए हैं जो यूओयू यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें जो फोर्थ सेमेस्टर है, तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है या इकाई 9 कह सकते हैं वैसे आप, लेकिन फर्स्ट चैप्टर है बड़े भाई साहब प्रेमचंद पाठ एवं विवेचन। उसके लिए तो ये जो हमारी बुक है यूनिवर्सिटी में लगी हुई, इसका जो नाम है कथा साहित्य, जो हमारा सब्जेक्ट है। तो उसमें देखिए किन किन पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इकाई की रूपरेखा ये रहेगी, प्रस्तावना जिस तरह की सभी इकाइयों में होती है, उसके बाद उसका उद्देश्य, फिर हम प्रेमचंद जी का जीवनी या व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, और दो सब पार्ट्स में जानेंगे, एक तो कृतित्व के हिसाब से, एक कृतियाँ के हिसाब से। फिर देखिए उनका रचना संसार आ जाएगा, फिर उनकी विशेषताएं आएंगी, एक तो कथ्य की दृष्टि से, एक भाषा की दृष्टि से। फिर जो हमारी बड़े भाई साहब कहानी है हमारे सिलेबस में, उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम प्रेमचंद जी का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद में सारांश है। और शब्दावली वैसे जो दी हुई है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डालूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता जो लोग हिंदी से एमए कर रहे हैं उनकी शब्दावली इतनी वीक होगी कि उनको ये जानने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए कितने इजी इजी सब वो हैं शब्द। जैसे कि सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता तो सभी लोग जानते हैं कि दूसरे धर्म के प्रति कट्टरता की भावना होती है। औद्योगिकरण तो कल कारखानों के वर्चस्व की संस्कृति, अपराध बोध, अपनी गलतियों से उत्पन्न हुई हीनता ग्रंथि, अकाव्यात्मकता, जिस भाषा की प्रयुक्ति काव्यात्मक न हो। ठीक है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। तो देखिए, अपने युग के सर्वमान्य दृष्टा प्रगतिशील कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रासंगिकता आज प्रश्नों के घेरे में है। कई बार नासमझी में उन पर पुरानेपन का आरोप लगाया जाता है। कुछ सुधी आलोचकों की दृष्टि में उनका साहित्य वर्तमान चुनौतियों और समस्याओं का मुकाबला करने में असमर्थ है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह जो है वो नहीं है कि उनका साहित्य अपने समय के भारतीय समाज का जीवंत और प्रमाणिक दस्तावेज है। साथ ही उनका सुधारवाद, राष्ट्रीय आंदोलन की तत्कालीन चेतना और गांधीवादी जीवन दर्शन व साम्यवाद से एक सीमा तक प्रभावित भी है। किंतु आज़ादी के बाद उन मूल्यों व आदर्शों की चमक क्या हो गई, फीकी पड़ गई। आज नवीन तथ्य, नई टेक्निक, अभिनव शिल्पगत प्रयोग और अत्याधुनिक कला प्रवृत्तियां, नग्नता, अति यथार्थवाद और पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है, आज ही के अंतर्गत कथा साहित्य में विशुद्ध कलावादी मानदंडों को प्रमुखता मिल रही है, जिसके फलस्वरूप मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता जैसी रचनाएं जो है पुरस्कृत हो रही हैं। ऐसे में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी सामाजिक कथाकार के लेखन की प्रासंगिकता को लेकर कुछ प्रश्न व जिज्ञासाओं का उठना स्वाभाविक ही है। अपनी सांस्कृतिक विरासत से निरंतर दूर, वैभव की सर्वग्रासी चमक से विमोहित और चांद को छू लेने को आतुर आज का युवा भी जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या है प्रेमचंद के साहित्य में जो इसे पढ़ा जाए, अथवा उनके विचार भावी पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में संरक्षित रखे जाए। इस नई पीढ़ी को हम प्रेमचंद की मूलभूत जीवन दृष्टि, उनकी भाषागत सामर्थ्य, मानवतावाद या फिर परंपरा मात्र की दुहाई देकर संतुष्ट नहीं कर सकते। अतएव यहाँ केवल उन्हीं बिंदुओं की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है जो प्रेमचंद साहित्य की प्रासंगिकता के मेरुदंड है। इस इकाई में हम प्रेमचंद जी के कहानी कला के साथ साथ उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ साथ हम उनकी प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब की विशेषता को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे उद्देश्य हैं वो क्या क्या होंगे इसके, तो देखिए, एक तो हमारी जो कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है उसका हम अवलोकन कर सकेंगे, और मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक पक्ष का विस्तृत अध्ययन करेंगे, और प्रेमचंद जी की कहानी शैली के वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद में इनकी जीवनी एवं व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो सुनिए, जो हमारे कथा सम्राट हमारे प्रेमचंद जी हैं, इनका जन्म
31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का प्रारंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन अध्यापन से। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुई। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने पर उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? बहुत संघर्षमय रहा। और उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ किया। उनकी 3 संतानें हुई। उनकी संतानों के नाम क्या क्या है देखिए, श्रीपत राय, अमृता राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1960 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाला जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। प्रेमचंद को प्रायः मुंशी प्रेमचंद भी कहा जाता है। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी कब और कैसे जुड़ा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। तो ये स्वदेश मतलब इसके बारे में विचार किया गया है आगे। तो इस विषय में अधिकांश लोग यही मान लेते हैं कि प्रारंभ में प्रेमचंद क्या रहे? अध्यापक रहे। पहले सम्मान उनके जो नाम के पहले जो मुंशी लगा है, तो प्रायः पहले अध्यापकों को मुंशी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कायस्थों के नाम के पहले सम्मान स्वरूप मुंशी लगाने की परंपरा रही है। संभवतः प्रेमचंद जी के नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़कर रूढ़ हो गया। प्रोफेसर सुखदेव सिंह के अनुसार प्रेमचंद जी ने अपने नाम के आगे मुंशी शब्द का प्रयोग स्वयं कभी नहीं किया। उनका यह भी मानना है कि मुंशी शब्द सम्मान सूचक है, जिसे प्रेमचंद के प्रशंसकों ने कभी लगा लिया होगा। यह तथ्य अनुमान आधारित है, लेकिन प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी विशेषण जुड़ने का प्रामाणिक कारण यह है कि हंस नामक पत्र प्रेमचंद एवं कन्हैया लाल मुंशी के सह संपादन से निकलता था, जिसके कुछ प्रतियों पर कन्हैया लाल मुंशी का पूरा नाम न छपकर मात्र मुंशी छपा रहता था। साथ ही प्रेमचंद का नाम इस प्रकार छपा होता था। हंस की प्रतियों पर देखा जा सकता है संपादक मुंशी प्रेमचंद। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैया लाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। और यह स्वाभाविक भी है। सामान्यतः पाठक प्रायः लेखक की कृतियों को पढ़ता है, नाम की सूक्ष्मता को नहीं देखता। आज प्रेमचंद का मुंशी अलंकरण इतना रूढ़ हो गया है कि मात्र मुंशी से ही प्रेमचंद का बोध हो जाता है तथा मुंशी न कहने से प्रेमचंद का आधा नाम आधा अधूरा सा लगता है। प्रेमचंद ने अपनी कला के शिखर पर पहुंचने के लिए अनेक प्रयोग किए। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी, उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और न ही उनके विचार और प्रगतिशीलता का कोई मॉडल भी उनके सामने था, सिवाय बांग्ला साहित्य के। उस समय बंकिम बाबू थे, शरतचंद्र थे और इसके अलावा टॉलस्टॉय जैसे रूसी साहित्यकार थे। लेकिन होते होते उन्होंने गोदान जैसे कालजयी उपन्यास की रचना की, जो एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है। उन्होंने चीज़ों को खुद गढ़ा और उनको आकार दिया। जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब उन्होंने कथा साहित्य द्वारा हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को जो अभिव्यक्ति दी, उसने सियासी सरगर्मी को, जोश को और आंदोलन को सभी को उभारा।
और उसे ताकतवर बनाया, और इससे उनका लेखन भी ताकतवर होता गया। प्रेमचंद इस अर्थ में निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधित किया। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। प्रेमचंद ने हिंदी में कहानी की एक परंपरा को जन्म दिया और एक पूरी पीढ़ी उनके कदमों पर आगे बढ़ी। 50-60 के दशक में रेणु, नागार्जुन और इनके बाद श्रीनाथ सिंह ने ग्रामीण परिवेश की कहानियां लिखी है। वो एक तरह से प्रेमचंद की परंपरा के तारतम्य में आते हैं। प्रेमचंद एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। उन्होंने न केवल देशभक्ति बल्कि समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को देखा और उनको कहानियों के माध्यम से पहली बार लोगों के समक्ष रखा। उन्होंने उस समय के समाज की जो भी समस्याएं थी उन सभी को चित्रित करने की शुरुआत कर दी थी। उसमें दलित भी आते हैं, नारी भी आती है। ये सभी विषय आगे चलकर हिंदी साहित्य के बड़े विमर्श बने। प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से हैं। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। उनके देहांत के 2 वर्षों के बाद से सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवासदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बालक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी तथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उनका कृतित्व और कृतियाँ, लेकिन इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर ऑडियंस भी बोर होने लगती है, बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो अभी मैंने उद्देश्य और प्रस्तावना 2 टॉपिक इसके क्लियर करे। आगे अगली वीडियो में मैं जीवनी और या व्यक्तित्व उनके बारे में बताऊंगी आप लोगों को। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, और मुझे सुझाव दें किस तरीके से और अच्छी मैं अपनी वीडियोस को बना सकती हूँ। तो अभी के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।